हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई भी जारी किए होंगे। प्यारे बच्चों, अब तो मौसम भी कुछ ठंडा हालांकि हो गया है, क्योंकि बरसात लगभग लगभग यूं कह सकते हैं शुरू हो चुकी है ना। तो अब ऐसे टाइम में बहानेबाजी छोड़िए कि गर्मी है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे वही मौज मस्ती करोगे, उधर एग्जाम टाइम में प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए हमें पढ़ाई करते रहना है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स के एक बहुत ही मजेदार टॉपिक को देखेंगे। जहां से हम बात करें तो ये अंतर वाले क्वेश्चन में ज्यादा पूछता है। हम बात कर रहे हैं अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता के बारे में। तो आज हम अभिक्रिया की कोटि क्या होती है ये सीखेंगे, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है ये सीखेंगे, और साथ ही जो सबसे ज्यादा यहां पूछा जाता है कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में क्या अंतर होता है। तो चलिए बेहद सिंपल तरीके से इस सिंपल से टॉपिक का निपटारा कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे भैया अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो कोटि क्या होती है? अब जैसे ध्यान से समझना, कोई रासायनिक अभिक्रिया अपन ले लेते हैं भैया, ए है, बी है, इससे मिलकर सी प्लस डी ये उत्पाद बन रहा है। अगर इसका हम दर समीकरण कहेंगे, इसका अभिक्रिया का वेग समीकरण या दर समीकरण, जो कि आर के बराबर होता है, आर बराबर होता है भैया के, यानी यहां स्थिरांक क्या कहते हैं, ये वेग स्थिरांक होता है। और इसके बाद यहां पे ए की सांद्रता यानी अभिकारक ए की सांद्रता इनटू का ये भैया बी की सांद्रता, ये इसका दर समीकरण या वेग समीकरण होता है। अब यदि मान ले भैया इस अभिक्रिया के लिए घात m1 और m2 हो जाए, तो इस समीकरण को अपन व्यक्त कैसे करेंगे? यहां m1 लगा देंगे, यहां m2 लगा देंगे। तो ये तो रही घात की बात कि भैया यहां पे घात इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा है क्या। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है भैया? तो अभिक्रिया की कोटि ये होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, अभिकारक ये होता है, अभिकारक की सांद्रता, कोष्ठक लगा दिया, सांद्रता पढ़ा जाता है, अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग, इसका घात क्या है? m1 है, m2 है, तो इनका योग, तो भैया घातों का योग मतलब यहां पे m1 प्लस m2, तो घातों के योग को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। आई बात समझ में? अब तो समझ में आ गया होगा कि भैया अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। चलिए बबुआ, नहीं भी समझ में आया डोंट वरी, परिभाषा लिखते हैं तब तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भैया, हम अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा लिखते हैं, ठीक, क्योंकि एग्जाम में परिभाषा भी बहुत पूछा जाता है। तो लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के घातों के योग को, अभिक्रिया मतलब अभिकारक की सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। हमने क्या बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के घातों का जो योग होता है, अभी जैसे हमने बताया ना बच्चों, मान लेते हैं कोई अभिक्रिया है, ध्यान से समझिएगा बबुआ, एक एक टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई अभिक्रिया अपन ले लेते हैं ए, और यहां पे भैया ये बी, और ये उत्पाद सी, और यहां पे के लिए लिखेंगे यदि
यदि जो घातांक है भैया m1 व m2 हो, तो इसके लिए अगर घातांक यानी सांद्रता की जो घात हो m1 और m2 हो, तो अभी हमने बताया ना भैया, तो इसका जो दर समीकरण होगा, वेग समीकरण कह लें या दर समीकरण, वो r बराबर इस तरह से लिखेंगे कि वेग स्थिरांक, अब भैया a है, ए की सांद्रता हो गया, कोष्टक लगा दिया, सांद्रता पढ़ते हैं, तो अभिकारक ए क्या है, अभिकारक है ये ए और बी, इधर उत्पाद बनता है, तो ए की सांद्रता की भैया घात क्या हो जाएगा m1, फिर उसके बाद इंटू करके ये बी हो जाएगा भैया जितना रहेगा, अगर इसी में बच्चों 3 होता तो उसको भी लिख लेते, और इसका घात m2 है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, ये तो हमने इस समीकरण के लिए, इस अभिक्रिया के लिए हमने वेग समीकरण निकाला। अब अगर यहां से बच्चों अगर कोई पूछ ले आपसे कि इसकी कोटि क्या हो जाएगी, तो इसकी जो कोटि है, हमने क्या बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के घातों का जो योग है, तो यहां पे घात क्या है भैया m1 प्लस m2, तो यही हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि। ठीक, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं उनकी सांद्रता के घातों का जो योग होता है वही अभिक्रिया की कोटि हो जाती है। आई बात समझ में बच्चों? इस तरह से कोटि निकालते हैं। जैसे अगर नहीं समझ में आया तो इसको अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, ध्यान से समझिए बबुआ, कोई क्वेश्चन दे दिया कि किसी अभिक्रिया के लिए जो वेग समीकरण है R बराबर दे दिया है भैया ए की, मतलब यहां पे दे दिया K इंटू ए की सांद्रता यहां 1 दे दिया और बी की सांद्रता की घात 1/2 दिया। तो कोटि ज्ञात कीजिए, कोटि ज्ञात कीजिए, क्योंकि बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है। ऐसे दे दिया, अभिक्रिया की कोटि निकालना है आपको, तो एकदम से सिंपल है बबुआ। अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं हमने बताया, अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग। तो भैया इसका घात 1 है, दूसरा 1/2 है, तो घातों का जो योग है ना, इस तरह से भैया कितना 2 × 1 = 2 1 3 3/2। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी निकल आई बच्चों 3/2। फिर उसके बाद भाई जैसे इसी तरह से अपन क्या एक ले लेते हैं, यहां पे कोई जैसे मान लेते हैं कि वेग समीकरण, अब आपको बताना है की बार वेग समीकरण, ये R बराबर के ए की सांद्रता की घात ये 0 है, बी की सांद्रता की घात 1 है और सी के सांद्रता की घात ये मान लेते हैं कि भैया यहाँ से क्या कहते हैं ये 1/2 है। ठीक, तो अब बताइएगा कि कोटि क्या होगी, अब बताइए कोटि क्या होगी। ठीक, सीधी सी बात, ये अभिकारक के सांद्रता के घातों का योग ही कोटि। अब बताइएगा भैया यहाँ पे 0 है, भले ही प्लस करेंगे लेकिन कोटि कितना आएगा, कमेंट करिएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो कोटि क्या है, आई थिंक एकदम क्लियर हो गया होगा कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात मेरे प्यारे रसगुल्लों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता, भैया बताया ना कोष्टक जहां इस तरह का लगा होता है वो सांद्रता को प्रेजेंट करता है, तो अभिकारक की सांद्रता का घात ये m1 m2 है, तो इनके घातों का जो योग होता है ना वही क्या है, कोटि होती है। घातों के योग को ही अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। चलिए बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हो गया ना? चलिए अब जानते हैं कि आणविकता क्या है। ये तो भैया हमने कोटि देखा, अब अभिक्रिया की आणविकता सीखेंगे, फिर हम कोटि और आणविकता में अंतर देखेंगे। चलिए बबुआ जान लेते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। इसकी परिभाषा क्या है भैया? आणविकता बोले तो अणुओं की संख्या, बस सीधी सी बात। कोटि मतलब घातों का योग, आणविकता मतलब अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या का मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले
अभिकारक अणुओं की जो संख्या होती है वो कहलाती है भैया अभिक्रिया की आणविकता। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं अभिकारक के, इस बात को भैया जो बता दे संख्या, वो नंबर ही क्या होती है, आणविकता। नहीं समझे? जैसे अपन ले लेते हैं कोई अभिकारक, एक ए है और दूसरा बी है, मिलकर के सी बना रहे हैं, तो बबुआ यहां पर आणविकता कितनी है, एक तो ये हो जाएगा, एक दो, तो मतलब एक ही ए का एक अणु है, बी का भी भैया एक अणु है, तो एक अणु इसका एक अणु इसका मिल करके ये दो अणु बन जाएंगे, यानी ये द्वि आणविक अभिक्रिया है। अगर कोई चीज मान लेते हैं जैसे ए से बी प्लस सी में टूट जा रहा है, तो है तो यहां पर एक का एक अणु ही, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, एक आणविक अभिक्रिया है, क्योंकि बच्चों यहां पर एक का एक मतलब ए का एक ही अणु है। लेकिन यहां पर देखें ए का एक अणु है, बी का एक अणु है, तो यहां पर मिलके दो अणु बन रहे हैं ना। अब समझ में आ गया ना बात? अगर जैसे बबुआ ए प्लस बी प्लस सी मिल करके डी बन रहा है कुछ भी, तो यहां पर भैया इसका एक अणु इसका एक अणु इसका मिल करके ये तीन अणु बन रहे हैं, तो इसका मतलब त्रिआण्विक अभिक्रिया है। अब तो समझ में आ गया रसगुल्लों कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, मतलब जितने अभिकारक अणु की संख्या है ना, वो संख्या ही भैया आणविकता को बताती है। समझ में आया बच्चों? चलिए अब आई थिंक इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा, है ना। जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां, बिल्कुल याद करोगे बच्चों की हाँ क्या मोनू सर ने भी क्या बताया है, लिखेंगे, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को, ठीक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है भैया, ये क्या होता है, ये हो जाता है अभिक्रिया की आणविकता। अभी जैसे हमने बताया ना, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया, जैसे एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं कि CH3COO, उसके बाद यहाँ पे C2H5, फिर उसके बाद KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना, अब उसके बाद इसका अगर अपन रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये भैया ध्यान से समझिएगा। CH3COO ये पूरा का पूरा अगर हम बात कर लें तो ये पूरा का पूरा भाई ऋण आयन होता है, इस पे ऋण चार्ज होता है, ये पोटेशियम प्लस है, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा CH3COO, यहां पे K हो जाएगा, यानी पोटेशियम एसीटेट, प्लस का बच्चों यहां पे भैया C2H5 है, ये OH के साथ मिलकर C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल बना लेगा। तो अगर आप ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे भैया CH3COO C2H5, इसका कितना अणु है, एक अणु है ना, इसका एक अणु है, और उसके बाद जो KOH है यहां पे बबुआ इसका भी एक अणु है, कितना अणु, एक अणु, मिलकर टोटल कितने हुए, तो दो अणु हो गए। तो ये अभिक्रिया कौन सी है बच्चों, तो ये द्विआण्विक अभिक्रिया है, द्विआण्विक अभिक्रिया। तो अब तो समझ में आ गया ना कि अभिक्रिया की आणविकता कैसे निकालते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, तो जैसे यहां एथिल एसीटेट है, तो एथिल एसीटेट का एक अणु है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका कितना अणु है, एक अणु है, तो भैया ये दो अणु हो जाएंगे टोटल।
तो ये अणुओं की कुल संख्या को बताएगी भैया कितना, 2। कुल की मतलब ये 2 क्यों आया, क्योंकि इसका एक अणु इसका अणु, तो टोटल भैया नंबर्स 2 आ गए, इसलिए ये एक द्विआण्विक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, इस तरह से आई बात समझ में। जैसे HCl है उसका अपघटन कराएंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूट जाएगा तो एक आणविक अभिक्रिया हो जाएगी क्योंकि उसमें H, या जैसे NH4 जैसे एक अभिक्रिया ले लेते हैं इस तरह से भैया, जैसे NH4 है उसके बाद NH4 NO2 अमोनियम नाइट्रेट, इसका अगर अपघटन करेंगे तो भैया जल बनेगा और नाइट्रोजन गैस निकलेगी, तो इसका तो एक अणु है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, एक आणविक अभिक्रिया। आई बात समझ में। तो यहां पर अपने को यही समझना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की जो संख्या होती है वही कहलाती है अभिक्रिया की आणविकता। आई बात समझ में। आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों जल्दी इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब हम देख लेते हैं भैया, ये तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता हो गए। अब बच्चों समझते हैं अपन अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, जो कि इस टॉपिक मतलब इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। ठीक है, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए बोल रहे हैं कि इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कोई टॉपिक पूछा ही नहीं जाता, अंतर बहुत पूछा जाता है। अंतर के साथ साथ इसमें शून्य कोटि की विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है, प्रथम कोटि की विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक जो कि 3 नंबर में पूछता है, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो यहां पहले जान लेते हैं कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है। ध्यान देना, अभिक्रिया की जो कोटि होती है बच्चों, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती, प्रैक्टिकल वैल्यू बोले तो अभिक्रिया की कोटि ये एक प्रयोगों के आधार पर ये निकाला जाता है, तो ये एक प्रायोगिक मान है। अभिक्रिया की कोटि क्या है भैया, तो लिखेंगे यह एक प्रायोगिक मान है। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रयोगों के आधार पर इसे पता किया जाता है। और ये भैया एक प्रायोगिक मान नहीं है, बल्कि यह एक सैद्धांतिक मान है। यह एक सैद्धांतिक मान है। अब देखिए, जो अभिक्रिया की कोटि है ना, वो भैया एक पूर्णांक संख्या में भी हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 5 वॉट एवर, और साथ में भैया ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, ऋणात्मक ही -1 -2 इस तरह से। भिन्नात्मक भी हो सकती है 1/2, जैसा कि भी हमने दिखाया था आपको। तो ये इस तरह से हो सकती है, बट भैया आणविकता जो है हमेशा एक पूर्णांक संख्या, यानी हमेशा एक पूर्ण नंबर में होगा, याद रखना। तो लिखेंगे बच्चों कि यह पूर्णांक भिन्नात्मक व ऋणात्मक हो सकती है। जबकि भैया अभिक्रिया की जो आणविकता है ना बच्चों, यह सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है, यानी पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, मतलब ये कभी भी भिन्नात्मक ऋणात्मक ऐसा नहीं होगा। अगला पॉइंट बच्चों, अगर हम बात कर लें, जो अभिक्रिया की कोटि है ना, कोटि शून्य हो सकती है, बट आणविकता कभी शून्य नहीं होती। तो अगला लिखेंगे यह शून्य हो सकती है, बट ध्यान देना भैया, अभिक्रिया की जो आणविकता है ना, यह कभी शून्य नहीं हो सकती है, कभी शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है, ये कभी भी भैया शून्य नहीं होगा। कौन, आणविकता का मान। अभिक्रिया की कोटि बात कर ले बच्चों, तो अभिक्रिया की जो कोटि है ना, इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी मिलती है।
बच्चों अभिक्रिया की आणविकता से अभिक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, ध्यान देना। तो लिखेंगे इससे अभिक्रिया के क्रियाविधि, अभिक्रिया के क्रियाविधि की जानकारी मिलती है। इससे अभिक्रिया के क्रियाविधि की जानकारी मिलती है। पर बच्चों याद रखना, आणविकता से अभिक्रिया के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी। तो लिखेंगे इससे अभिक्रिया के क्रियाविधि की जानकारी, के क्रियाविधि की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, ठीक, ये इतना 4 हो गया, इतना बहुत है। या फिर इससे एक और होता है कि अभिक्रिया की जो कोटि है या उन अणुओं की संख्या है भैया कि जिनकी सांद्रता बदलती है, जबकि ये क्या है, ये अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है। तो एक और लिख सकते हैं, यह उन अणुओं की संख्या है, उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता परिवर्तित होती है। ठीक है भैया, जबकि अगर हम इसमें बात कर ले बच्चों तो यह अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है। यह अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है। ठीक है, आपको 3 हर हाल में याद रखने हैं, 3 अंतर, बाकी हमने तो 5 लिखवा दिया है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, एक तरफ से फिर से मौका दे रहे हैं, अगर नहीं किया हो तो कर लीजिए। हो गया। अगला भैया अभिक्रिया की आणविकता, ये भी कर लिया। चलिए, और ये रहा अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। नोट्स बनाते चलिए बच्चों, क्योंकि बुक्स वगैरह में, क्वेश्चन बैंक में आपको इस तरह से इतने सिंपल मेथड से नहीं मिलेंगे। ये चीज़ हम बार बार बोलते हैं, अगर आपको यकीन ना हो आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। इसीलिए बोलते हैं कि भैया हम हमेशा से चीज़ों को सरल से सरल करने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारा हर एक प्यारा रसगुल्ला इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।